वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बीपीसीसी 131 साइकोलॉजी के आप कह सकते हैं बेसिक्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजी का पहली यूनिट आप कह सकते हैं, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये क्या है, बीपीसीसी 131 में दो क्लास होने वाली है। क्लास फर्स्ट है, ये दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट होंगी जून 2024 एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां पर ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। कोई भी अगर आपका डाउट इस सेशन से बनता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल क्या है, पहला जो आज का कॉन्सेप्ट है दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी। मनोविज्ञान आखिरकार है क्या, मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य के मन और व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान की समय समय पर अलग अलग परिभाषा दी गई। पहले इसे मन का विज्ञान, तो फिर बाद में इसे साइंस ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। बीच में मन और आप कह सकते हैं किसका, व्यवहार का विज्ञान कहने से पहले इसे शुरुआत में जब प्लेटो अरस्तु ने फिलोसफी यानी कि आप कह सकते हैं दर्शन विषय की शुरुआत की, तो उसमें जब मनोविज्ञान की बात की गई एक शाखा के रूप में, तो इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, स्टडी ऑफ सोल। आत्मा से ये मन में बदला और मन से एक व्यवहार में बदला, तो व्यवहार का अध्ययन जो करता है एक ऐसे विषय को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य के मन और व्यवहार का अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है। जैसे आप इंग्लिश में भी लिखते हैं साइकोलॉजी, है ना। तो इसमें इस साइकोलॉजी शब्द में एक शब्द है दैट इज साइके। और साइके का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइके का मतलब होता है मन, है ना, या हमारी आत्मा। ठीक, तो जब लॉजी शब्द का मतलब तो आपको पता है स्टडी, अध्ययन। तो जब भी मन या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कह देते हैं। यह एक जटिल और व्यापक विषय है। क्यों, क्योंकि यह मनुष्य के हर पहलू का अध्ययन करता है। हर पहलू मतलब ये आप मान के चलिए, मनोवैज्ञानिक पहलू हो उसका, उसका इकोनॉमिक पहलू हो, सामाजिक पहलू हो, राजनीतिक पहलू को छोड़कर मनोविज्ञान हर पहलू पर क्या करता है, जिक्र करता है। मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में शामिल है व्यक्ति की सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जितने भी दिमाग में प्रोसेस चल रहे होते हैं, जैसे सोचना, नई नई चीजों को सीखना, याद रख पाना, हमारी लैंग्वेज, हमारा मेडिटेशन या अटेंशन, डिसीजन मेकिंग पावर, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड, ये सब हमारे मनोविज्ञान के क्या होते हैं, पार्ट्स माने जाते हैं। इसके अलावा भावनाओं में हमारी खुशी, दुख, उदासी, घृणा, ईर्ष्या, जो भी आप कहते हैं वो सब जितनी भी भावनाएं होती है मनोविज्ञान के अंतर्गत हम उन्हें क्या करते हैं, समझते हैं। व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी भी अपने आप में बहुत बड़ी शाखा है किसकी, मनोविज्ञान की, जिसमें हम बात करते हैं व्यक्ति के विचारों की, व्यक्ति की भावनाओं की, व्यवहार के स्थायी पैटर्न की, है ना। आपको पता है पर्सनैलिटी वही है जो एक व्यक्ति का स्थायी व्यवहार होता है। परमानेंट बिहेवियर इज पर्सनैलिटी, आपने कई बार सुना होगा, परमानेंट बिहेवियर इज अ पर्सनैलिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा सामाजिक व्यवहार, लोगों के बीच बातचीत किस प्रकार, समूह गतिशीलता, समूह में किस प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है, ये सारा ही विषय मनोविज्ञान का होता है। यानी मनोविज्ञान कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, मनोविज्ञान एक बड़ा सब्जेक्ट है जो मनुष्य के आप कह सकते हैं ओवरऑल अवलोकन करता है, उसका चहुमुखी अवलोकन करके उसके बारे में एक राय कायम करने में मदद करता है मनोवैज्ञानिकों की। समझ में आया दोस्तों, तो ये था मनोविज्ञान क्या है। कभी भी आपसे पेपर में पूछा जाए तो अब आप बेहतर ढंग से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, दैट इज व्हाट इज मनोविज्ञान। क्लियर दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है वो ये आता है कि मनोविज्ञान के कौन कौन से स्कूल्स हैं। स्कूल मतलब जहां जहां पर आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं दृष्टिकोण, मनोविज्ञान को समझने के कौन कौन से दृष्टिकोण यानी अप्रोचेस हैं, जिनके दृष्टिकोणों के बेस पर हमने क्या बना दिए, इसके स्कूल ऑफ स्टडी बना दिए, अध्ययन के कुछ स्कूल्स कायम यहाँ पे कर दिए हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। ये क्या है, 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुआ। ठीक है भाई, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 1899 के आसपास, और जब क्या हो रहा था, 19वीं शताब्दी का अंत हो रहा था और 20वीं शताब्दी क्या हो रही थी, शुरुआत हो रही थी, उस समय स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत होती है। चेतना को मूल तत्व जैसे संवेदनाओं और धारणाओं में तोड़ने पर केंद्रित था। संरचनावाद ये कहता है कि व्यक्ति की जो थिंकिंग होती है वो छोटी छोटी संवेदनाओं, सेंसेस से बनती है ना। जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वो सब उसके बाहरी वातावरण पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज की बात करता है संरचनावाद। किसकी बात करता है दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज के, व्यक्ति के अंदर नॉलेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना कैसी होती है। विलियम जेम्स, विलियम वुंट इस स्कूल के प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं। आपको पता ही है, पहले साइकोलॉजिकल लैब की जो स्थापना की थी, लेबोरेटरी की, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना की थी, वो विलियम वुंट ने ही की थी। और यही यही साइकोलॉजी के आप कह सकते हैं पिता भी माने जाते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। फंक्शनलिज्म नेक्स्ट आता है आपका कौन सा स्कूल, फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद। इसकी शुरुआत होती है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। मानसिक प्रक्रियाओं को कार्य और उद्देश्य के आधार पर ही क्या करता है, बांटता है। ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ये कहता है कि जितने भी मेंटल प्रोसेस हम करते हैं वो हमारे वर्क पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम टीचर हैं तो हमारा बिहेवियर हमारे वर्क पर डिपेंड करेगा। डन दोस्तों, तो काम पे सब कुछ निर्भर होता है।
इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन से हुए? एक तो जॉन डीवी, जिसकी आपने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा आप पढ़ेंगे। इसके अलावा चार्ल्स फ्रेडरिक हेंगल, ये इसके प्रमुख क्या हो जाते हैं दोस्तों? मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद आपका अगला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है बिहेवियरिज्म, और इस बिहेवियरिज्म को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी एक्सेप्ट किया गया है, जहां पर शुरुआत में क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया जाता है। लर्निंग इज बिहेवियरल चेंज। ठीक है, व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उत्तेजना और प्रक्रियाओं के बीच संबंध, यानी कि आप कह सकते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में संबंध की बातें की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किताबों को देखकर हमारा पढ़ने का मन करता है, और हो सकता है किताबों को देख के हमें नींद आती हो, तो स्टिमुलस यहाँ पर क्या हो जाती है? किताब हो जाती है, और रिस्पॉन्स होता है उसके कारण उत्पन्न होने वाली मन में भावनाएं। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध के कारण व्यक्ति की लर्निंग हो पाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? बिहेवियरिज्म की थ्योरी कहते हैं, व्यवहारवाद। इसमें वॉटसन का नाम आता है और स्कीनर का, है ना? ठीक है, इसके अलावा आप बात करेंगे साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है सिगमंड फ्रॉइड का, क्योंकि साइको एनालिसिस की थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने ही दी थी। इसमें यह कहा गया कि जो अचेतन मन है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते, है ना, जो अचेतन मन है हमारा, एक होता है चेतन मन, यानी जो ऐसा माइंड है जो रेगुलेटरी यूज होता है। एक अचेतन मन होता है जिसमें बहुत से विचार दफन होते हैं, इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में नहीं हो पाता। इसमें उन्होंने क्या कहा? इड, अहंकार और सुपर ईगो, तीन प्रकार के क्या बताए? हमारे बुद्धि के पार्ट्स बताए इन्होंने। इसके अलावा अन्ना फ्रॉइड, कार्ल जंग भी इसके क्या हुए? प्रमुख प्रतिनिधि हुए हैं। सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिसिस की थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी कॉन्सेप्ट क्लास में। फिलहाल आप स्कूल ऑफ साइकोलॉजी समझिए। फिर आता है मानवतावादी, ह्यूमैनिटिज्म। ये क्या है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है ये बात करती है मानवीय क्षमता की, स्वतंत्र इच्छा की और आत्मबोध की। ये साइकोलॉजी का पार्ट ये कहता है कि व्यक्ति अगर खुद को समझ लेता है तो दुनिया को समझ पाएगा। तो हमें जरूरत है अपने आप को समझने की। मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, उस थिंकिंग पर डेवलप की गई है आपकी कौन सी? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कार्ल रोजर्स हो, अब्राहम मास्लो हो, जिन्होंने व्यक्तिगत आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, आपने पढ़ा होगा, है ना। इसके अलावा कार्ल रोजर्स, ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने ह्यूमन को ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट माना है, ना कि किसी और कार्य के लिए। डन दोस्तों? चलिए, फिर एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कौन सा आता है आपका? एक आता है आपका कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी बात करती है थिंकिंग की, सोच की, मेमोरी किस प्रकार हो, कैसे हम धारणाएं बनाते हैं, किस प्रकार हमारी भाषा का डेवलपमेंट होता है। ऑल आर द पार्ट ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी। इसमें जीन पियाजे हो आपके, इसके अलावा निस्सर हो, मिलर हो, आपके वाइगोस्की हो, ये सब किसके पार्ट होते हैं? कोग्निटिव साइकोलॉजी के प्रमुख मनोवैज्ञानिक। फिर आती है सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक। इसमें आपको रॉबर्ट लेवी, है ना, इसके अलावा कौन? लो निटव। ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति का बिहेवियरल चेंजेस जो व्यक्ति के अंदर आते हैं, लर्निंग जो होती है वो सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव से होती है, सोसाइटी से और कल्चर से मिलकर होती है। याद रहे इतनी बात, इसी से उसका व्यक्तित्व बनता है, इसी से उसका व्यवहार डिपेंड करता है, और इसी से उसकी मानसिक प्रक्रियाएं चलती हैं। जो हमारा समाज हमें सोचने पर मजबूर करता है वही हम सोचते हैं। ऐसा आज के समय में आप देख भी पा रहे होंगे अपने आसपास, सोशल मीडिया पे ऐसा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है बुद्धि का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इंटेलिजेंट, है ना। कॉन्सेप्ट संप्रत्यय बोले तो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का संप्रत्यय, बार बार पेपर में छपने वाला सवाल। देखिए, बुद्धि को सामान्यतः मानसिक क्षमताओं का एक समूह माना जाता है। ये कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर जो मानसिक क्षमताएं होती हैं वही हमारी बुद्धि है। यही होता है ब्रेन और माइंड में डिफरेंस। ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल टर्म, है ना, एक ऐसा पार्ट शरीर का जिसको इस्तेमाल किया जाता है मेंटल प्रोसेस करने के लिए। लेकिन यदि वो मेंटल प्रोसेस कर पाता है तो हम कह सकते हैं वो बन जाता है माइंड। तो लोगों के पास ब्रेन की कमी नहीं है, लेकिन माइंड होना एक अलग चीज है दोस्तों। तो साइकोलॉजी में दो टर्म हो जाते हैं। मानसिक क्षमताएं क्या होती है? आपकी बुद्धि होती है, ठीक है। बुद्धि में किस किस तरह की क्षमताएं होंगी? सीखने और समझने की क्षमता, तर्क करने की, लॉजिक्स करने की, और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ठीक है भाई। इसके अलावा ज्ञान को लागू करने की क्षमता। भाई देखो, यह है एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। हो सकता है आपको सीखना भी आता हो, सिखाना भी आता हो सकता है उन चीजों को सीख के आपको तर्क करना और समस्याओं को सुलझाना भी आता हो, लेकिन उसका एप्लीकेशन आपको आता है कि नहीं आता। जैसे बहुत से इंजीनियर्स आपने देखा होगा, भारत में 90% इंजीनियर बेरोजगार रह जाते हैं, क्योंकि वो बीटेक की डिग्री तो ले लेते हैं, एमटेक की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो थ्योरेटिकल उन्होंने सीखा है, जो थ्योरेटिकल सीखा उसको एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हमने बुक्स में पढ़ लिया है कि ये सर्किट इस तरीके से जनरेट होता है, क्या हम उसे वास्तव में रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जनरेट कर पा रहे हैं, तो हम इंजीनियर हैं। वरना हम किस चीज के इंजीनियर, केवल थ्योरेटिकल इंजीनियर हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान को लागू करने की क्षमता अगर आपके पास है, तभी आप एक माइंडेड पर्सन है। जो आपने सीखा वो सामने वाले को दिखाई दे, है ना, जो कि आजकल नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा है, जो कुछ नहीं बनता वो टीचर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। डन। इसके अलावा
बुद्धि को अक्सर किससे नापा जाता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी कि आप कह सकते हैं बुद्धि लब्धांक। इसी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बुद्धि लब्धांक है विश्व में सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू को अक्सर आप कह सकते हैं बुद्धि को नापने का एक माध्यम भी आप इसे मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्कोर बोर्ड होता है ना, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं यहाँ पर आपको दिखाता। एक स्कोर बोर्ड होता है जिसमें स्कोर लिखा होता है कि इतने से यदि इतने के बीच में आपका बुद्धि लब्धांक होता है ना, जो कि निकलता कैसे है, मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100, इस तरीके से आपका बुद्धि लब्धांक निकलता है। लेकिन आप उसमें एक चीज देखेंगे कि उस पूरी टेबल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से वो टेबल बनी हुई है ना, तो उससे क्या होता है, बुद्धि का डिटर्मिनेशन हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि है। ये साइकोलॉजिकल मेथड है ना। जब साइकोलॉजी में कुछ आंकड़ों का इस्तेमाल हम करने लग जाते हैं तो बुद्धि लब्धांक वहीं से प्रवेश करता है साइकोलॉजी के फील्ड में। समझ में आया दोस्तों? आईक्यू की बात आपने कई बार सुनी होगी। बुद्धि को नापने का मात्र क्या है, माध्यम है, एक तरीका है, एक मेथड है। नेक्स्ट आता है बुद्धि पर अनुवांशिकता यानी माता पिता से मिले गुणों का प्रभाव या फिर पर्यावरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। आप ही देखिए, राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। कई बार आपने देखा होगा राजा का बेटा चोर और चोर का बेटा राजा बन जाता है। तो डिपेंड क्या करता है, केवल अनुवांशिकता का प्रभाव मायने नहीं रखता, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट भी मायने रखता है। अगर राजा का बेटा चोरों में पला बढ़ेगा तो क्या होगा, चोर ही बनेगा। तो एनवायरमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा सिखाता है हमें। तो आप कह सकते हैं बुद्धि एक ऐसा जटिल लक्षण है जिसमें अनुवांशिकता और पर्यावरण को लेकर विवाद तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन ये अंत में रिजल्ट निकला है कि दोनों का प्रभाव लगभग इक्वल पड़ता है। देखिए जैसे अनुवांशिकतावादी ये कहते हैं, जो ये कहते हैं कि बुद्धि काफी हद तक जीन द्वारा निर्धारित होती है, माता पिता के बुद्धि लेवल पर ही बच्चे की बुद्धि लेवल का बेस तैयार होता है। लेकिन पर्यावरणवादी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बुद्धि पर पर्यावरण कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे उसे कितना अच्छा पोषण मिल रहा है, शिक्षा किस लेवल की मिल रही है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति उसके घर की कैसी है, ये सब भी व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि एक आईएएस ऑफिसर का बेटा यदि आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि अनुमानसिक रूप से भी वो सक्षम है और उसे पर्यावरण भी वैसा ही दिया जाता है, तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन जब एक रिक्शा वाले का बेटा क्या बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसकी अनुवांशिकता भी कमजोर आपको मिलेगी और उसे उस लेवल का पर्यावरण भी नहीं मिल पाता, तो उसके लिए 10 गुना 12 गुना ज्यादा क्या हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आता है, कोग्निटिव लर्निंग संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम को लेकर दो थ्योरी है जो आपके पेपर में आती है, आपको पढ़नी है। एक तो पियाजेशियन थ्योरी है ना, और एक आपको पढ़नी है लेव वाइगोस की थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों थ्योरी आपको पढ़नी है संज्ञानात्मक अधिगम को लेकर, जिसे हम कहते हैं कोग्निटिव लर्निंग, सीएल के नाम से जानते हैं। सीखने का एक सिद्धांत है, यानी कि हमारा माइंड किस तरीके से प्रोसेस करता है, मेंटल प्रोसेस करता है, और हम किस तरीके से नई नई चीजों को ग्रहण करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उस नॉलेज को अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। इस सब को लेकर कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई है। तो आप देख पा रहे होंगे जानकारी को कैसे ग्रहण किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे इकट्ठा किया जाता है और किस प्रकार जानकारी को उपयोग किया जाता है, ये सब हमें दिखाता है कोग्निटिव लर्निंग। यह सिद्धांत ये बताता है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जीवन जीते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली सीखते जा रहे हैं, नहीं। सीखना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति को एक्टिव होना पड़ता है। अगर आप फोन चला के लीड लेके केवल बैठ जाओ और आप सीख जाएं तो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको क्लास को ध्यान से देखना पड़ेगा, चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा। इतनी बात आपको याद रहेगी। देखिए शिक्षक, यदि आप एक क्लास के टीचर है और वहां पे चाहते हैं कि बच्चों के अंदर क्या हो, बच्चों के अंदर कुछ कोग्निटिव लर्निंग हो पाए, तो उसके लिए क्या जरूरी है, बच्चों से चर्चा करना, प्रश्न पूछना, जब तो वो एक्टिव रहेगा। याद रखिए कोग्निटिव लर्निंग तभी होगी जब चिल्ड्रन क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो बच्चों का एक्टिव होना क्लास में बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। उनसे चर्चा कीजिए, प्रश्न पूछिए, समस्या समाधान कराइए, नई नई प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट कीजिए और प्रॉब्लम सोल्विंग उन्हें सिखाइए। एक होता है प्रॉब्लम सोल्विंग, एक होता है डिसीजन मेकिंग। ये दो ऐसे स्किल हैं दोस्तों, एक प्रॉब्लम सोल्विंग और एक डिसीजन मेकिंग, है ना। पीएसडीएम के नाम से जाने जाते हैं साइकोलॉजी के फील्ड में। यदि व्यक्ति की ये नॉलेज ना हो, इसकी बेहतर नॉलेज व्यक्ति को ना हो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की, तो ये व्यक्ति के जीवन को बहुत ज्यादा कठिन बना सकता है, क्योंकि जीवन में बार बार हमें प्रॉब्लम्स को सोल्व करना पड़ता है और बेहतर डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है मैपिंग और चार्ट बनाना। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को और बेहतर एनालिसिस करने में मदद करते हैं। साथ में समूह कार्य, ग्रुप वर्क हमारी कोग्निटिव लर्निंग को बेहतर कर देते हैं। इसलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ग्रुप स्टडी। यदि आपका ग्रुप अच्छा हो तो आपकी स्टडी और भी बेहतर हो सकती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दैट इज ऑल अबाउट इस चैप्टर के बारे में जो मैंने आपको बताया, कोग्निटिव लर्निंग होती क्या है, कुल मिला के माइंड का डेवलपमेंट। तो उम्मीद है ये एक इंट्रोडक्शन क्लास आपको पसंद आई होगी बीपीसीसी 131 की। जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें अपने इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसे जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।